नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए। और आज महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आप एक हफ्ते तक आप जो महत्वपूर्ण बातों को पढ़े, इतिहास, बिहार का इतिहास, उससे संबंधित आज आपको प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा और देखते हैं कितना किसमें है दम। आइए शानदार तरीके से अपने प्रश्नों के श्रृंखला को करिए और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो आइए सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय हो इन्हीं कामनाओं के साथ जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक, तो जल्दी से सभी को गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। ये देखिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से की बौछार और आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला को हम सब करेंगे। ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इस तरह के प्रश्न सिविल परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए आप देखिए कि आपको जो है सतुद्री किसे कहा जाता है, सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। वहीं सदा नीरा गंडक को कहा जाता है, कुंभा जो है काबुल को, और परूसणी जो है वो रावी नदी को कहा जाता है। तो इस तरह से आप प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे तो देखेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। 2 3 1 4 2 3 1 4 शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको जो है एक बार शानदार तरीके से जो भी बच्चा बीपीएससी, चूंकि आपको अप्रैल महीने में होना है बीपीएससी का, और इधर भी जितने एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टडी 91 की ओर से आप सबको दिया जा रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है, बहुत डीपली मैंने पढ़ाया। जवाब आपको देना है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में किस वेद में गोत्र शब्द का पहली बार जिक्र किया गया है। तब आप बताइएगा कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द का आपको पहली बार उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का पहली बार जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या, अघन्या का अर्थ होता है बच्चा जिसकी हत्या न की जाए, जिसकी हत्या न की जाए। ये आपको अघन्या किसे कहा गया, एकदम सभी लोगों का शानदार जवाब मैं देख रहा हूं कि सारे लोगों का जवाब भी शानदार तरीके से आ रहा है। भेड़, बैल, हाथी, गाय किसे कहा गया, तो गाय जो है इसे अघन्या कहकर संबोधित किया गया है, गाय अघन्या, ठीक ना। गाय को अघन्या, लोग अपनी पुत्रियों का नाम दुहिता, दहित्री, ठीक ना। गायों के लिए गोहना शब्द का इस्तेमाल, गायों के लिए आपको जो है कि गोधली शब्द का इस्तेमाल, जो शाम होता है गाय वापस आती है उसे गोधली कहते हैं, ठीक ना। तो ये सारी गायों के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट देखिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। ये सभी लोगों का जवाब एकदम बिल्कुल सही आना चाहिए। आप सब महत्वपूर्ण शानदार श्रृंखला को करें। देखिए कठोपनिषद में, केन उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, किस उपनिषद में आपको जो है यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। तब बताएगा कि कठो उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच का संवाद मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। देखिए गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तब बताएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसके निर्माता जो है विश्वामित्र को कहा गया है। एकदम सभी लोगों का शानदार जवाब, बिल्कुल शानदार तरीके से सारे लोग कर रहे हैं, ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में निम्न में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है। तब रुद्र के द्वारा, पुषण के द्वारा, मित्र के द्वारा या आपको वरुण के द्वारा किन्हें रथ से खींचते हुए दिखाया गया है। तो प्रारंभ में जो थे ये आपको प्रकृति के देवता थे, लेकिन बाद में ये शूद्रों के देवता हो गए और पुषण देव को जो है ये इन्हें रथ से, बकरे के रथ से खींचते हुए दिखाया
गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की श्रृंखला में देखिए, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये कथन आपको किसके किस ग्रंथ में मिलता है या किसमें? गीता में, महाभारत में, महाभाष्य में, अष्टाध्यायी में? तब शानदार तरीके से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बातें आपको गीता में पहली बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म की बातें की गई है, फल की चिंता मत कर। आज भी बातें यही की जाती है कि कर्म करते चलिए और फल देने वाला ऊपर वाला है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज, भीषज का अर्थ होता है चिकित्सक, ठीक ना, चिकित्सक होता है भीषज का अर्थ बच्चा, चिकित्सक है। और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण किसमें मिलता है? ऋग्वेद में आपको मिलता है, मृक्ष कटकम में, यजुर्वेद में या धम्मपद में? किस ग्रंथ में आपको इस बात का जिक्र मिलता है? जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और जल्दी से एक बार शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एकदम शानदार तरीके से आप सबका जवाब, कुछ लोगों का गलत भी जवाब आ रहा है। भाई ऐसा कैसे? पढ़े हैं, पढ़ाया भी हूं मैं। ऋग्वेद में आपको जो है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख शानदार तरीके से किया गया है कि आपको मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज हैं और मेरी माता जो है अन्न पीसती हैं। हम तीनों एक साथ एक घर में रहकर अलग अलग व्यवसाय करते हैं। इन बातों का जिक्र आपको इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखिए, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न। ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से है? किस वेद में आपको जो है कि आपको छांदोग्य उपनिषद का, तब छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। प्रथम 3 आश्रमों का भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और यह आपको सामवेद का उपनिषद माना जाता है। किसका? सामवेद का उपनिषद। जल्दी से एकदम शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग शेयर और लाइक करिए। एकदम शानदार तरीके से आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। चूक गए तो फिर आप चूक गए, ठीक ना। ये देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? जीन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान के रूप में या बोधि के रूप में? तो बुद्ध के रूप में बुद्ध को जाना जाने लगा। गौतम को बुद्ध के रूप में आपको जो है जाना जाने लगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की शानदार श्रृंखला की ओर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कष्ट प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहां? कुशीनारा में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में? तब आप बताइएगा कि कुशीनारा में आपको महात्मा बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया है। ये बामियान कहाँ है पता है? इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि बामियान से किस देवता की प्रतिमा मिली है? तो महात्मा बुद्ध की ही मिली है और ये बामियान आपको अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में और तालिबानियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। ये बामियान आपको अफगानिस्तान में है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला की ओर चलते हैं। शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागसेन थे, नागार्जुन थे, आनंद थे या अश्वघोष थे? एकदम महत्वपूर्ण शानदार श्रृंखला की ओर चलिए और सबका फटाफट जल्दी से जवाब भी आना चाहिए। एकदम जितना तेजी से मैं बोल रहा हूं उससे कई गुना तेजी से आप सब भी टाइप एकदम सटासट टाइप करिए, ठीक ना। एकदम जल्दी जल्दी करते चलिए, क्योंकि आज मैं किसी के कमेंट को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ देखूंगा कि कितने लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो आइए एकदम शानदार तरीके से ये आपको नागा अर्जुन के द्वारा ये जो है कि नागा अर्जुन पहले दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक ना। जबकि विज्ञानवाद के सिद्धांत को मैत्रेय नाथ के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ये नागा अर्जुन ही हैं जिन्होंने माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ की आपको लिखा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में, प्राकृत में, मागधी में या अर्धमागधी में? तब बताइएगा कि पाली भाषा में महात्मा बुद्ध का जो उपदेश दिया गया है ये आपको पाली भाषा में दिया गया है, ठीक। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन था? अंग था, मगध था, वत्स था या मल्ल था? तो मल्ल राजा
मल्ल राज्य की दो राजधानियां हुआ करती थी, एक पावापुरी, दूसरा कुशीनारा। तो कुशीनारा के मल्ल राजा के दरबार में आपको महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहकर संबोधित किया गया है। ठीक ना। तो ये एकदम शानदार तरीके से आप सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं, और जल्दी से शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक ना, एकदम जल्दी जल्दी शेयर और लाइक करिए। ये नितिन सर के द्वारा शानदार एकदम इंडिविजुअल में आपको हिंदी पढ़ाया गया है, साथ साथ ही ग्राम विकास अधिकारी का बैच भी हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से चलाई जा रही है। आप सब लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए क्लास को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां दी गई थी? आपको राजगृह में दी गई थी, कुशीनारा में, श्रावस्ती में या वैशाली में? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध के द्वारा स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है? तब बताइएगा कि कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। और यह किसके कहने पर? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने इस तरह के कदम को उठाया। साथ ही साथ आपको स्त्री महासंघ में, यानी स्त्रियों के प्रवेश में पहली प्रवेश करने वाली इनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी, इसके बाद इनकी बहन नंदा थी, इसके बाद इनकी पत्नी यशोधरा, और फिर आम्रपाली का नंबर आता है। इस तरह से आप देखते हैं कि बौद्ध भिक्षुणियां भी आपको बौद्ध संघ में शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, वसुमित्र, नागार्जुन या अश्वघोष? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, यानी किसके समय की बातें कर रहा है? तो कनिष्क के काल की बातें कर रहा है। कनिष्क के समय में पहला बौद्ध भिक्षु कौन था जिसे भेजा गया था? तो असंख्य वह बौद्ध भिक्षु था जिसे आपको बौद्ध वहां पे भेजा गया था। असंख्य, ये कोई और नहीं, असंख्य था जिसे भेजा गया था। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये कई जगह पे असंख्य देता, कई जगह पे आपको ये आपको जो है, एक मिनट मेरे दिमाग से उतर गया, वसुमित्र। चूंकि वसुमित्र ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करते हैं और इन्हीं के निर्देश में आपको भेजा जाता है। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा भेजा जाता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो कौन सा है? सारनाथ है, बोधगया है, कुशीनारा है या सांची है? तो ये ऊपर के सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्ति आपको महात्मा बुद्ध को बोधगया में हुआ। कुशीनारा में मृत्यु हुई, लेकिन सांची में महात्मा बुद्ध कभी गए ही नहीं थे। लेकिन सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया जाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक ना, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको स्थित है, और यह संसार का सबसे बड़ा स्तूप भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत और जोड़ा था? तो चूंकि पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत दिए जाते हैं, अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां जो जोड़ा जाता है वह आपको ब्रह्मचर्य जो है, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा जाता है। 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी ने कौन सा दी? तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋषभ देव की किस पुत्री को भारत में वर्णमालाओं के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तब आप बताइएगा, विमला, भारती, ब्राह्मी या सुषमा? तब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जो है ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी के द्वारा किया जाता है। ऋषभ देव के आपको 2 पुत्र भी रहते हैं, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम बाहुबली। भरत उत्तर भारत का शासक रहते हैं, बाहुबली दक्षिण भारत का शासक रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत? किस भाषा में प्रारंभिक जैन ग्रंथ लिखे गए थे? ये आप जल्दी से फटाफट जो है, फटाफट एकदम देरी आप सबको तो करना ही नहीं चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं कि कितने लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा फंसाने वाला है, थोड़ा सा, ठीक ना, इसीलिए मैं रुक जाता हूं। जो कठिन प्रश्न होता है मैं रुकता हूं थोड़ा सा कि आप सबको भी देखूं, लेकिन बहुत लोगों का जवाब गलत है। और अर्धमागधी में आपको जो है कि
प्रारंभिक बौद्ध जैन साहित्य को लिखा गया था, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, भाषा में उपदेश दिया, में उपदेश। ठीक, ये जल्दी से आप सब करते चलिए फटाफट, एकदम शानदार तरीके से। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप सबके लिए। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के आपको संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालाचार्य या देवर्षि क्षमाश्रवण? तब बताएगा कि उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के आपको जो थे स्थूलभद्र थे, और जबकि भद्रबाहु आपको दिगंबर संप्रदाय से थे। दिगंबर संप्रदाय आपको जो है कि संप्रदाय से आपको भद्रबाहु थे, और स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय से थे। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मक्कली गोसाल या उपाली? तब बताएगा मक्कली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आजीवक संप्रदाय प्रथम भौतिकवादी संप्रदाय है। ये आपको जो है ये कहता है कि ये प्रथम भाग्यवादी सिद्धांत के रूप में भी आप इसे कह सकते हैं। ये मोगली गोसाल पुत्र गोसाल जो है ये प्रारंभ में आपको महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी से अलग होकर इन्होंने एक नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थे? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने या तेजपाल ने? तब बताएगा चामुंडराय के द्वारा आपको जो है ये आपको स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? चामुंडराय के द्वारा। श्रवण बेलगोला में आपको जो है गोमतेश्वर का मंदिर संसार का सबसे बड़ा एकास्म पत्थर का मंदिर है। साथ साथ ही आप जो एक चीजें सुनते होंगे, महामस्तिका अभिषेक, मस्तिका अभिषेक जो है का अभिषेक कहाँ कराया जाता है? तो यही गोमतेश्वर के आपको मंदिर में महामस्तिका अभिषेक का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, ये आपको त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से संबंधित है, महिमा है, वह कौन सा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आपको जो है कि यह जैन धर्म से संबंधित है, जबकि बुद्ध धर्म से बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की बातें की गई है। ठीक ना? तो चलिए शानदार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील या तड़ाक का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? यवन तुषास के द्वारा, पर्णदत्त के द्वारा, पहलव सुविशाख के द्वारा या पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा? तो वैश्य पुष्यगुप्त के द्वारा आपको इसका निर्माण कराया गया था, और उज्जयंत और रैवतक पर्वत को कटवाकर इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह जानकारी आपको जो है जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन संबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इंडिका है, मुद्रा राक्षस है, अशोक के अभिलेख है या अर्थशास्त्र है? तब प्रशासन के प्रबंध से संबंधित जानकारी देने वाला ग्रंथ मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक ना? मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार आपको पाटलिपुत्र प्रशासन को 5 समितियों में 6-6 सदस्यों वाली 5 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था। ऐसा जिक्र आपको इंडिका में किया गया है। और जो व्यक्ति आपको कर नहीं देता था उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? खरोष्ठी में एवं ब्राह्मी में, खरोष्ठी ब्राह्मी एवं ग्रीक में, खरोष्ठी ब्राह्मी आरमाइक एवं ग्रीक में, या आपको खरोष्ठी एवं ब्राह्मी में? तो अशोक के अभिलेख जो हैं उनकी 4 लिपियां हैं, और खरोष्ठी ब्राह्मी आरमाइक एवं ग्रीक, जिसमें ब्राह्मी लिपि में सबसे अधिक आपको अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक पहला राजा भारत का है जिसने अभिलेख लिखने की प्रथा प्रारंभ की। इन्होंने अभिलेख लिखने की प्रथा यूनानियों से सीखा था। किससे? यूनानियों से इनके द्वारा सीखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तब आप जवाब दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये पराजित होते हैं। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको पराजित किया जाता है। और इसके बाद इन्होंने एक संधि के तहत मेगास्थनीज को अपनी पुत्री का विवाह तथा अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेनिस, दाई जैसे प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देते हैं और इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच जाती है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अगले प्रश्न की ओर ये देखिए, हमारा CBT 2 और ग्रुप डी ये शानदार तरीके से श्रृंखला चल रहे हैं और जिन्हें परचेज करना है और जरूरत है कि भैया पास हो जाएं एग्जाम को, तो वो परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो है ना कि एक कहावत है ना, पढ़त पढ़त पथरा भय और लिखत लिखत भय, और तब भी आपको कंठ नहीं फूटा, तो इसका कारण यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। किताबों को पढ़ लेने से नहीं मतलब, आपने कितनी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको मैं बार बार, जैसे बच्चे कई तरह के होते हैं, एक जन्मजात तेज तर्राक होते हैं, उनको जैसे अब किसी को जरूरत नहीं है, लता मंगेशकर को संगीत सीखने की जरूरत नहीं, वो एकदम जन्मजात उनके अंदर ईश्वरीय गुण था। ठीक ना, आप देखते हैं ना कि कुछ वक्ता को सीखने की जरूरत नहीं होती। नरेंद्र मोदी को देखिए, एकदम साक्षात देखिए, एकदम देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से आप भाषण में कोई पा नहीं सकता है। वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है और उस गुण को आप कितना विकास करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक ना, यदि आप और कहीं भी आप अभ्यास एक ऐसा चीज है ना, वो कहे है ना रहीमदास जी के करत करत अभ्यास ते जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। यानी रस्सी जैसे कमजोर चीजें भी आपको पत्थर पर निशान डाल देती है, तो वैसे ही आप अभ्यास करने से अपने आप को जरूर परफेक्ट पाएंगे। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ये आपको महाक्षत्रप रुद्रदामन के अभिलेख में, या आपको जो है कि किसके गौतमी पुत्र, गौतम राम नहीं भैया, गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति में, या अशोक का गिरनार अभिलेख, या आपको स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तब आप बताएगा कि महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। साथ साथ ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। कैसा? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? रखालदास बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहने या चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा? तब आप जवाब दीजिएगा जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, जबकि टी पैंथलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को दिल्ली में प्राप्त किया। तो ये सारी बातें आप सबको मैंने पूरा डीपली बताया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? शकों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा या इंडो ग्रीकों के द्वारा? आपको किसके द्वारा सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए भैया? ये प्रश्न आप थोड़ा सा, इसलिए मैं रुका हूं कि जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। तो इंडो ग्रीकों के द्वारा किया जाता है। इंडो ग्रीक तो भैया सबसे पहले आपको सोने के सिक्के जारी करते हैं। साथ साथ ही मैंने लिखा हुआ था उसमें, आपको एकदम बकायदे PDF में दिया कि आपको मैंने ये भी यहां तक लिखा कि जो है कि लिपि में आपको पहली बार जो है मुद्रा मिंडार के द्वारा जारी किया जाता है, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के विम कड़फिसस के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन कुषाण काल में ही सबसे अधिक आपको तांबे के सिक्के जारी किए गए हैं, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक कुषाण कालीन तांबे के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ठो दो ठो प्रश्न नहीं बनाया हूं मैं आपको। मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में या उपयुक्त में से किसमें भी नहीं। तब आप बताइएगा कि इस प्रश्न के जवाब में आपको मत्स्य पुराण में ही सबसे अधिक आपको आंध्र सातवाहनों के वंशावली ज्ञात होती है। मैंने लिखा था
के अंतिम आपको कणव वंशीय शासक वसुदेव कणव की हत्या करके उसके अमात्य ने आपको सिमुक या सिंधुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था किसके समय में देखने को मिलती है? अंग्रेजों के समय में, कुषाणों के समय में, ठीक ना, कुषाणों के समय में या मुसलमानों के समय में या राजपूतों के समय में? तब बताएगा कि कुषाणों के काल में सर्वप्रथम आपको द्वैध शासन व्यवस्था को देखने को मिलता है, जबकि अंग्रेजों के समय में 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के समय सर्वप्रथम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? हिंद यवनों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, गुप्तों के द्वारा? तब आप जवाब दीजिएगा कि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा। सर्वाधिक सोने के सिक्के आपको जो है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के ये आपको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तब लिखिएगा कि गुप्तों के द्वारा और हिंद यवनों के द्वारा आपको सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए जाते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के आपको जारी किए गए। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। ठीक ना। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तब बताइएगा कि सर्वाधिक संख्या में गुप्तों के द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। ठीक ना। सर्वाधिक मात्रा में गुप्तों के द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एकदम शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं कि किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, और गलती किए तो आप घोर उसमें गए। ठीक ना। मेरे शेरनियों तो एक भी गलती किए तो आप सबके लिए दिक्कत ही है, समझिए। ठीक ना। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? होटी पानयांग या आपको जो है सी हुआंग टी या पांचाऊ? तो पांचाऊ जो था इसके द्वारा ही कनिष्क पराजित होता है। लेकिन कनिष्क एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने दूसरी बार आक्रमण करके पांचाऊ को पराजित किया और उसे अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ठीक ना। तो ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला चल रही है। ठीक ना। अंग राज्य के शासक को किसने हराया था? अजातशत्रु ने या उदयन ने, बिंबिसार ने या महापद्मनंद ने? तो ये आपको बिंबिसार के द्वारा अंग राज्य पराजित होता है और अजातशत्रु को बिंबिसार जो है अपना उत्तराधिकारी वहां पर नियुक्त करता है या उस प्रांत का प्रांतपति अजातशत्रु को नियुक्त किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें यहां पर आपको हुई। अगले प्रश्न में देखिए, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 30 वर्षों तक, 31 वर्षों तक, 32 वर्षों तक या आपको 56 वर्षों तक? कितने वर्षों तक आपको अजातशत्रु के द्वारा शासन किया जाता है? तब बताइएगा कि पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक आपको मगध पर शासन किया और इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। साथ साथ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण इसके राज्यारोहण के 8वें वर्ष हुआ था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी। हैर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? हैर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु, बिंबिसार, चेदीराज वसु या उदयन? तब बताएगा कि इसकी इस वास्तविक संस्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा किया जाता है। बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आइए। ये अजातशत्रु ने किस नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? रथ, मूसल, तीर धनुष का, महाशिलाकंटक गदा का, कृपाण और गदा का, रथ, मूसल और महाशिलाकंटक का? तब बताएगा कि वैशाली के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था और वैशाली पर विजय प्राप्त करना अजातशत्रु की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। सबसे बड़ी सफलता अजातशत्रु की यही थी। नेक्स्ट देखिए, इतिहास में पिता का हत्यारा के नाम से किस राजवंश को कहा जाता है?
तब आपको जो है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या कालाशोक, तब बताएगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के गद्दे को प्राप्त किया और बिंबिसार का अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था अजातशत्रु की हत्या करके गद्दे को प्राप्त किया। इसीलिए इस राजवंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तब बताएगा कि अजातशत्रु के शासन काल में आपको प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 बीसी में महाकश्यप के अध्यक्षता में राजगृह में हुआ। ठीक ना, महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, ये हमारे संस्था की ओर से राजस्व लेखपाल का शानदार तरीके से बैच संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा सहायक भी होगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? आजीवक, जीवक को, चरक को, सुश्रुत को या धन्वंतरी को? तब बताएगा कि उस समय का सबसे बड़ा जीवक वैद्य हुआ करता था। ये बिंबिसार का राज दरबारी वैद्य भी था। इसकी माता का नाम सालवती था और यह महात्मा बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का चिकित्सक अनुयायी के रूप में भी हम जीवक को जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्षों तक, 52 वर्षों तक, 61 वर्षों तक या 65 वर्षों तक? तो पुराणों के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। ठीक ना, ये चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, उदयन ने या महापद्मनंद ने? तब जवाब दीजिएगा कि उदयन के द्वारा आपको अजातशत्रु की हत्या कर दी गई थी। एकदम शानदार तरीके से अगले प्रश्न के श्रृंखला को करते हैं, देखते हैं। ये रहा, पाटलिग्राम का स्थापना किसने किया था या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जवाब जल्दी से शानदार तरीके से आप लोग दीजिए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। ठीक ना, आइए, अजातशत्रु ने, उदयन ने, शिशुनाग ने या महापद्म ने? तब बताइएगा कि उदयन के द्वारा आपको पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम की स्थापना की जाती है और इसने कुसुमपुर, उदयन पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर हुआ करता था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहां ले गया था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या अवंती? तब बताएगा शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया था। चूंकि आपको जो है कि शिशुनाग के द्वारा वैशाली में इसकी सबसे बड़ी सफलता यही मानी जाती है कि इसने वैशाली पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। नेक्स्ट, महापद्मनंद ने किसकी सहायता से क्षत्रियों का सर्वनाश किया था? तब बताइएगा कि अपने सेनापति और सलाहकार भद्रक की सहायता से आपको क्षत्रियों पर जो है कि सर्वनाश किया था। इसीलिए इसे आपको जो है कि सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला, या दूसरा परशुराम कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसे दूसरा परशुराम कहते हैं। नेक्स्ट, अशोक ने किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और पुत्र तीवर और कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है। धौली अभिलेख, कौशाम्बी, मास्के या गुर्जरा? तब बताएगा कि कौशाम्बी अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के पत्नी और पुत्र का उल्लेख मिलता है। इसी कारण इस अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने
पराजित किया था तथा वहां पे शासन कर रहा था। वो कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? मिस्र का था, सीरिया का था, मकदुनिया का था या एथेंस का था? वो राजा कहाँ का था जिसे आपको इसके द्वारा पराजित किया जाता है? ये आपको जो है तब बताएगा, वह सीरियाई शासक था। ठीक ना, मकदुनिया मत बता दीजिएगा, मकदुनिया बताएंगे तो एकदम हालत आपके एक नंबर चला गया, परीक्षा से बाहर हो गए। ये बातें हमेशा अपने मन मस्तिष्क में आप लोग ठान लीजिए कि गलती एक भी नहीं होनी चाहिए। इतनी बार मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी चीजें बता दूंगा कि एक भी गलती हुआ तो आप परीक्षा से बाहर। ठीक ना, ये देखिए अगला, मौर्यों के समय में कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता था? मुख्य न्यायाधीश, धर्म स्थनेज या आपको पौर व्यवहारिक या प्रदेश था? तब आप बताइएगा कि न्यायालय का न्यायाधीश जो था वो आपको कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था, ये आपको जो है। और व्यवहारिक जो था कंटक शोधन, इसे किस नाम से? तो फौजदारी न्यायालय भी कहते थे, फौजदारी न्यायालय के नाम से जाना जाता था। और इसका प्रधान जो था वो प्रदेष्टा कहलाता था। एकदम शानदार तरीके से जल्दी से फटाफट सभी लोग शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिए नहीं। आज एकदम रिकॉर्ड तोड़ दीजिए भाई, देखता हूं कि कितने लोग आप सब हमारे साथ हैं। नेक्स्ट देखिए, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तब आप बताइएगा कि देवश्री, देवगुप्त, देवेंद्र, आपको ये सभी उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की जाती है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम सौगात की भी परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही इसने विक्रमादित्य जैसी उपाधियां भी इसके द्वारा धारण की जाती है। इसे सकारी भी कहा जाता है, शकुन के उन्मूलन करने के कारण इसे सकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा धीराज कहा? तो वह आपको चंद्रगुप्त प्रथम था, द्वितीय था या घटोत्कच था या रामगुप्त था? तब जवाब दीजिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जबकि राजा धीराज की उपाधि घटोत्कच के द्वारा भी धारण किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृति प्राप्त होती है? तो गंगा और यमुना इनकी जुड़वा बहन के रूप में, किस रूप में? जुड़वा बहन के रूप में, ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन के रूप में आपको जो है या बहन के रूप में पूजे जाने की प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। इसी के समय में हरिहर की भी पूजा प्रारंभ हुई। त्रिदेव की पूजा भी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, हरि मने विष्णु, ठीक ना, और हर मने हर महादेव, ये महादेव, ये सभी पूजा आपको गुप्त काल में ही प्रारंभ होती है। ठीक ना, विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की प्रथा पहली बार गुप्त काल में प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक, उत्तर आपको यहाँ पे चंद्र, एक तरफ पत्नी का नाम है, दूसरे तरफ आपको जो है ये है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम आपको जो है कुमार देवी था, बिल्कुल। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा था और कुमार गुप्त की पत्नी का नाम अनंत महादेवी था। तब इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, ये आपको 2 3 1 2 3 2 1, ये बिल्कुल सही जवाब रहा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकु के उन्मूलन के बाद, अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, या आपको अपने विवाह के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसके समय में आपको जो है किया जाता है? तब बताइएगा कि शकु के उन्मूलन के पश्चात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। आइए, प्रभावती गुप्त शासिका थी गुप्त वंश की, शुंग वंश की, वाकाटक वंश की, मौखरी वंश की? तब बताइए, प्रभावती गुप्त जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की सेकंड की पुत्री थी। और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी, वाकाटक नरेश
रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और रुद्रसेन द्वितीय को शकों ने मार दिया था, शकों द्वारा पराजित हुआ, शकों द्वारा मारा गया, ठीक ना, मारा गया। ये आपको इसी से गुस्से में आकर पूरे भारत से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन कर दिया, पूरे भारत से शकों को नष्ट कर दिया। ये आपको गुप्त वंश से थी, ठीक ना। ये यदि बात की जाए किस वंश की शासिका थे, तब आप जवाब देंगे गुप्त वंश से। ये आपको शासिका रहते हैं किस वंश से, तो गुप्त वंश के आपको शासिका के रूप में ये काम करते हैं। तो नहीं भैया, गुप्त वंश ये तो पुत्री रहती है ना। ये एक मिनट बेटा, ये देखिए, ये जो है कि ये वाकाटक वंश से रहती हैं, किससे, वाकाटक वंश से। और कहाँ की रानी रहती हैं, तो उज्जैन की, उज्जैन या अवंती की आपको शासिका, अवंती की शासिका रहती हैं, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट, ये नितिन सर के द्वारा शानदार हैंड रिटेन नोट्स और आप सबको काफी फायदेमंद भी देगा। आप परचेज करके जरूर देखिए, चीजों को जरूर पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए, ठीक ना। ये आप सबसे जरूर मैं हार्दिक आप सबसे बातें करूंगा कि एक बार बिना पढ़े आप बिल्कुल चूकिएगा नहीं। ये नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हम सब देखते हैं कि न्यूटन के सिद्धांत को पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था। न्यूटन के सिद्धांत को सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा, या आपको पृथुयस के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, तब बताएगा। न्यूटन के सिद्धांत से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। ब्रह्मगुप्त जो थे इनके द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया जाता है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए, चिरांद से, छपरा से, यानी चिरांद जो है छपरा से, सायन जिला है, ठीक ना, चेचर से यानी वैशाली, मनेर से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको प्रस्तर युगीन अवशेष जो है चिरांद से प्राप्त हुआ। साथ साथ ही नवपाषाण युग के अवशेष भी चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चिरांद से आपको मानव अस्थियों के, हड्डियों के औजार, साथ साथ ही हिरण के सींग के आपको ढेर सारी मात्रा में आपको औजार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहां से प्राप्त हुए, लौरिया आर्यराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ से, या आपको रामपुरवा चंपारण से, या उपयुक्त सभी जगह से। तब आप जवाब दीजिएगा उपयुक्त सभी जगह से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं अभिलेख के। ये सब के सब अशोक के आपको लघु शिलालेख माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य का स्रोत कौन सा है, अथर्ववेद है, या पंचतंत्र है, शतपथ ब्राह्मण है, या सामवेद है। तब आप बताइएगा कि आपको जो है कि इसमें शतपथ ब्राह्मण बिहार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जबकि आपको अथर्ववेद में भी आपको उल्लेख बिहार का मिलता है, मगध का मिलता है, ठीक ना। मगध साम्राज्य का अथर्ववेद में भी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट आइए, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा बिहार का पता किसने लगाया था, स्मिथ ने लगाया था, कनिंघम ने लगाया था, व्हीलर ने, या मैकेंजी के द्वारा, किसके द्वारा लगाया गया था। तो ये सारा काम कनिंघम महोदय के द्वारा ही आपको बड़ा गांव नालंदा बिहार का पता लगाया जाता है, ठीक ना। तो ये एकदम शानदार तरीके से, सुस्ती नहीं आनी चाहिए किसी के अंदर, जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को करिए, एकदम शानदार तरीके से प्रश्न लगाते चलिए, और एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक ना। विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, वह ग्रंथ किसमें वर्णित है। ये आपको मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे, विदेहाधिपति
सेनाधिपति राजा जनक के दरबार में ही याज्ञवल्क्य और आपको गार्गी के बीच संवाद होता है, जिसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं, मूर्ख लड़की ज्यादा बकबक मत कर वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऐसी बातें आपको वर्णन जो है विदेह अध्यापति राजा जनक के दरबार में ही ये बातें सुनने को मिलती है। तब इस प्रश्न के जवाब में दीजिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में या शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब बताइएगा शतपथ ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है कि राजा जनक के दरबार में जो है कि आपको निष्क और सुवर्ण सतनाम उपहार में दिए गए हैं, ठीक ना। ये सतमान होगा, सतनाम नहीं, सतमान। ये स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था, स्वर्ण सिक्कों को, ठीक ना, सिक्कों को सतमान कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहां हुआ था? नालंदा में, वैशाली में या गया में या आपको पाटलिपुत्र में, कहां पर सारिपुत्र का जन्म हुआ था? तब बताएगा कि सारिपुत्र वैशाली का रहने वाला था। कहां का? वैशाली के रहने वाले सारिपुत्र थे। अगले प्रश्न के इसमें चलते हैं। देखिए, अफसड़ अभिलेख से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर किस कथा का अंकन है? रामगुप्त एवं देवी के, या नल दमयंती के प्रणय कथा का, या रामायण का, या महाभारत का? किसका उल्लेख आपको प्राप्त होता है? तब आप जवाब दीजिएगा। इसमें आपको जो है नल दमयंती के प्रणय कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। किसका? नल दमयंती के प्रणय कथा का आपको उल्लेख अफसरगढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं सारण से, या चंपारण एवं मुंगेर से? तब आप जवाब दीजिएगा कि गया एवं सारण से आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? गया एवं आपको सारण से आदि मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, बिहार में चिरांद यानी सारण और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं? मध्य प्रस्तर युग के, पूर्व प्रस्तर युग के, या मध्यवर्ती प्रस्तर के, या नव प्रस्तर के? इनमें से किस प्रस्तर युग के जानकारी प्राप्त होती है? तब बताएगा कि आपको जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के एक दो प्रश्न कठिन आते हैं परीक्षाओं में, आप सब कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक ना। तो जल्दी से फटाफट आप लोग बताइएगा। तो पूर्व प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके? पूर्व प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरणों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? चिरांद से, सारण से, या आपको चेचर से, सोनपुर एवं मनेर से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तब आप बताइएगा कि चिरांद जो है ये सारण जिले में है। छपरा जो बोलते हैं छपरा, ये आपको छपरा से आपको ये सायन जिले से प्राप्त हुआ है। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तब आप बताइए, विदेह के राज्य के लिए, या मगध के लिए, या गुरु के लिए, या अंग के लिए? तब बताएगा कि आपको जो है पहला ही लाइन मैंने बताते समय आपको जो है डीपली बता रहा था, तो उसमें व्रात्य शब्द का जिक्र किया गया है, और ये किसके लिए? तो मगध के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य में उल्लेख मिलता है? तब आप बताइएगा कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा अथर्ववेद में, सामवेद में, आयुर पुराण में, या आपको शतपथ ब्राह्मण में? तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम आपको शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में आते थे? तब बताइएगा 16 में से 3 महाजनपद आते थे। ये 3 कौन कौन से थे? तब आप बताइएगा कि एक था अंग, दूसरा था मगध, ठीक ना, और तीसरा था वज्जी। ये 3 संघ जो थे ये इसके अंतर्गत आते थे, ठीक।
तो ये तीनों संघ जो है कि आपको बिहार में आते थे, जबकि 8 उत्तर प्रदेश में, एक आपको मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक दक्षिण भारत में, बाकी के 2 भारत से बाहर। ठीक ना, ये इस तरह से आप याद किए रहिए। नेक्स्ट, मैथ इंडिविजुअल शानदार भाई प्रवीण सर, एकदम जबरदस्त तरीके से मैथ का बिग बॉस, धूम धूम बुम बुम जो भी कहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से इन्होंने मैथ को पढ़ाया है, एकदम शानदार तरीके से। ये देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलती है? तब वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या आपको पाटलिपुत्र में। तो वैशाली दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का द्योतक है और यहाँ का प्रधान राजा चेटक हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। वैशाली राज्य अपने आप में अनोखा था और वैशाली से सभी लोग संबंध स्थापित करना चाहते थे, वैशाली प्रांत से थे। नेक्स्ट देखिए, ये महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की, उनमें क्या सम्मिलित थी? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा आपको कैसे नष्ट की बातें की गई हैं। तब इस प्रश्न का थोड़ा सा कठिन है बच्चा, ज्यादा नहीं, थोड़ा आप कठिन है और आप चाहोगे तो जवाब दे दोगे। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी किसमें करते हैं? तब बाढ़ से भी करते हैं, अग्नि से भी करते हैं और अग्नि कलह से, यानी उपयुक्त सभी से महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी की गई कि इसके द्वारा पाटलिपुत्र नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहां, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहां, या गौतम बुद्ध ने स्नान किया था वहां, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहां। तब बताइएगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? महाबोधि मंदिर बोध गया में। आपको जो है तो पैदा हुए तो बोध गया में तो हुए नहीं, प्रथम प्रवचन बोध गया में देते नहीं, मृत्यु होती नहीं, तब बोध गया में आपको स्नान किया था। और उसी स्थान पर क्या गजब का सेंसेबल प्रश्न बनाया है भाई साहब, क्या गजब का प्रश्न है। ठीक ना, जन्म यहाँ होता नहीं तो महाबोधि मंदिर बोध गया में है और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति का कोई आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, इसलिए आपको महात्मा बुद्ध ने पहला स्नान जहां किया था उसी पर महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आपको प्रारंभ किस युग में हुआ? ये प्रश्न आपको जो है निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, या मध्य पूर्व पुरापाषाण काल में, या उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। ठीक ना, ये आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको मध्य पुरापाषाण काल में आपको किया जाता है। किसमें? मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक ना, जबरदस्त तरीके से आप सबने प्रश्नों की शानदार श्रृंखला को किया। निम्न में से आपको सही सुमेलित करिए। ये आपको पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। दूसरे तरफ आपको सूची दे दी गई है, कच्चे एवं पक्के मकान, नदी तट अधिवास दिया है, शैलाश्रय अधिवास और गर्त अधिवास की बातें आपसे की गई हैं। ठीक ना, तो इस प्रश्न का आप उत्तर क्या देंगे? जल्दी से फटाफट बताइए, जल्दी से मिलान करके आप बताइए। पूरा पाषाण काल में यहाँ मानव शैलाश्रयों में निवास करता था बाबा, ये आपको शैलाश्रयों में निवास करता था। मध्य पाषाण काल की बातें की जाए तो यह नदी तटों में आपको मानव आ गया था और नव पाषाण काल में गर्तावास में किया था। ताम्र पाषाण काल में कच्चे मकान भी बना लिए थे। इस तरह पहले का तीसरे, दूसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। 4 जो है ये विकल्प आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने आपको कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की थी? वह आपको लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री, लीलावती। तब बताइएगा, लोपामुद्रा ये अगस्त मुनि की पत्नी थी और इन्हीं के द्वारा आपको जो है कुछ वैदिक मंत्रों का संकलन भी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद,
अच्छा, बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आप सब इसको सुमिलित करके हमें बताइए, जल्दी से सुमिलित कीजिए। अब ऋग्वेद में अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है बाबा? तो ऋग्वेद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से आपको सत्यमेव जयते लिया गया है। चार जबाल को उपनिषद से चारों आश्रमों का याज्ञवल्क्य स्मृति से कायस्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है ये बिल्कुल आपको मैंने बताया था, गुप्त काल बताया था, तो उसमें मैंने बताया कि याज्ञवल्क्य स्मृति में एक नवीन जाति कायस्थ, जिसे हम लाला कहते हैं, श्रीवास्तव कहते हैं, सिन्हा के नाम से जानते हैं, ये जाति का उल्लेख आपको मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित था? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तब आप जवाब दीजिएगा। सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल माना जाता है और 9वें मंडल के समस्त 144 सूक्त जो है वो सोम देवता को समर्पित है। 144 सूक्त जो है ये आपको सोम देवता को समर्पित है। ये सोम रस हिमालय के मुजवंत नामक चोटी से प्राप्त किया जाता था और देवताओं को चमू नामक आपको जो है कि पात्र में परोसा जाता था। जो देवताओं को जिस पात्र में परोसा जाता था उसे चमू कहा जाता था। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सही मिलान करिए। अब देखिए, होत्री जो था ऋग्वेद के पाठों को करने वाला होत्री कहलाता था। सामवेद के पाठों को करने वाला उद्गाता, यजुर्वेद के पाठों को करने वाला आपको जो है अथर्ववेदी, और ब्रह्म ज्ञान यज्ञ के निरीक्षण करने वाला यानी अथर्ववेद में क्या आपको जो है कि पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। इस तरह 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। एक बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? वह था आपको सर विलियम जोन्स थे, एच.सी. विल्सन थे, मैक्स मूलर थे या जनरल कनिंघम महोदय थे। किसने आर्यों को एक जाति कहकर संबोधित किया? तब बताएगा कि मैक्स मूलर पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, एशियाई माइनर से, और आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो था मैक्स मूलर था। ये ससुरा एक बार भी हमारे देश नहीं आया, लेकिन बैठे बैठे पूरा भारत की संस्कृति लंदन में लिख दिया। यह जब आपको जर्मन विद्वान था और इसने आपको जो है कि बीजी तिलक के विषय में कहा था कि संस्कृत के विद्वान होने के नाते बीजी तिलक में मेरी गहरी आस्था है, इस तरह इन्हें कम से कम सजा दी जाए। ऐसी बातें जो है मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें आपको सही नजर आती हैं? तब आप सही किसको बताएंगे? तो विराट जो होता था, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। ठीक ना। राजा भोज जो था ये आपको दक्षिण का राजा भोज कहलाता था, और आपको जो है कि सम्राट जो है पूरब का राजा सम्राट कहलाता था, और स्वराट पश्चिम का राजा स्वराट कहलाता था। तो इस तरह आपको पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और पहले का चौथे का पहला, इस तरह आप देखोगे तब आप ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। ये उत्तर वैदिक काल में आपको जो है उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक प्रांतों के राजाओं के इस नाम से संबोधित कहा गया है, जबकि मध्य प्रांत के राजा को सम्राट कहा जाता था। ठीक ना। सम्राट जो था पूरब का राजा था, और जो है कि साथ साथ ही आपको एक राट, पूरे संपूर्ण प्रांतों का जो राजा होता था उसे एक राट कहकर संबोधित किया गया है। ठीक। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है या वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है? भैया कोई पुरुष नहीं। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना पुरुष के द्वारा न की गई हो, या वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है आपको, यानी आकाशीय चीजें कह सकते हैं, ईश्वरीय कृति कह सकते हैं, वेद ईश्वरीय कृति है। नेक्स्ट, षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तब बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ, यानी 6 दर्शन उत्तर वैदिक काल में आए। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, आपको वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की बातें आपको जो है षड दर्शन यही माने जाते
हैं, ठीक ना। इसकी उत्पत्ति आपको जो है कि कब हुई, तो बताइएगा कि इसकी उत्पत्ति आपको जो है कि उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक ना, एकदम। निम्न को सही सुमिलित करिए। अब विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, इन पुराणों में राजवंशों का उल्लेख आपको प्राप्त होता है, राजवंशों का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा सही है, तब बताइएगा। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण से सातवाहनों की जानकारी। तो इस तरह पहला, तीसरा, दूसरा आपको आंसर हुआ और ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 बिल्कुल, विकल्प आपका 2 बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको किताबें अब आपके द्वार तक एकदम शानदार तरीके से स्टडी 91 का एक अद्भुत प्रयास, अविस्मरणीय प्रयास, जो आप सबके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। हमारी संस्था जो है हमेशा आप सबके हित से संबंधित चीजों के विषय में जागरूक रहती है, ठीक ना। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था, तब आप बताइएगा। कालिया का, वासुकी का, पुष्कर का या शेषनाग का। तो भगवान शंकर के गर्दन में आपको जो शेषनाग रहते हैं, इन्हीं शेषनाग का प्रयोग जो है इसके लिए किया गया है, शेषनाग का प्रयोग जो है इसके लिए किया गया है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? भारद्वाज थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे या ऋषि गौतम राहुगण थे? तब आपको बताइएगा ऋषि गौतम राहुगण जो थे यही थे, और ये अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी यानी वर्तमान की गंडक नदी के किनारे तक पहुंचे थे। ये कहानी आपको प्राप्त होती है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्य जो थे एक पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक। और पशुपालक के साथ साथ ये शिकारी होते थे या कृषक होते थे, शिल्पकार होते थे या व्यापारी होते थे? तब आप जवाब दीजिएगा कि ये एक शिकारी हुआ करते थे और अपने पशुओं की चारागाह की खोज के लिए इधर उधर भटका करते थे, ठीक ना। और इसी की खोज करते हुए सप्त सैंधव प्रदेश में ये प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? तब आप बताइएगा कि यह वेद अथर्व वेद है जिसमें जादुई माया, वशीकरण आदि की बातें की गई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम और नागार्जुन, आनंद और अश्वघोष या सारीपुत्र और मोदगलायन या अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसके आपको जो थे पहले, ये आपको अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो थे ये महात्मा बुद्ध के आपको जो थे पहले गुरु हुआ करते थे। सर्वप्रथम इन्होंने अलार कलाम से और दूसरी बार योग दर्शन जो है, योग दर्शन आपको इनसे सीखा था और सांख्य दर्शन अलार कलाम से सीखा था। सांख्य दर्शन, ठीक ना, सांख्य दर्शन के विषय में अलार कलाम से इन्होंने सीखा था। नेक्स्ट देखिए, ये आपको निम्न को सही सुमिलित करिए। आपको एक महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना को दिया गया है और यह सुमिलित करने की बातें की गई हैं कि इसको सुमिलित करिए, ठीक ना। ये महात्मा बुद्ध जन्म, आपको प्रथम प्रवचन, महाबोधि आपको जो है और फिर त्याग, इन सब का संबंध किससे था? तब आप बताइएगा कि जन्म का संबंध कमल से था। बड़ा कमल किशोर की तरह एकदम नाजुक, कमल कैसा होता है? नाजुक होता है, ठीक ना। और प्रथम प्रवचन किससे था? तब बताइएगा धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रवचन कहा गया है। आपको त्याग की घटना जो है ये घोड़े से संकलित किया गया है। किससे? त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध का जो त्याग था ये आपको घोड़ा था, त्याग। और महाबोधि वृक्ष इस तरह से आपको बोधि वृक्ष जो है महाबोधि का संकल्प देता है। तो इस तरह पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो इस तरह आप सब देखते हैं 4
4 2 1 3। ऑप्शन संख्या आपको जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब हुआ, ठीक ना। शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आप सब कर रहे थे। इस तरह यह प्रश्नों के श्रृंखला आप सबने किया और आप आगे भी करेंगे। देखते हैं, चलिए आगे आप जो है कि आगे हम लोग करते हैं, देखते हैं, ठीक। चलिए आइए आगे प्रश्नों के एकदम देखिए, ये आपको जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। जल्दी से सभी लोग फटाफट एक बार शेयर और लाइक जरूर करना नहीं भूलिएगा। जल्दी से फटाफट सभी लोग आइए, जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। ये आपके सामने है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या सारनाथ में या लुम्बिनी में, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना दिया था। तब आप बताइएगा पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया जाता है। सारनाथ पहला ऐसा स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारे सामने अगला प्रश्न रहा। ये महात्मा बुद्ध से बौद्ध संगति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला रहती है। आप देखिए इसमें आपको जो है कि मिलान करने की बातें की गई हैं। आइए मिलान करते हैं। आपको जो है कि कश्मीर, ये कश्मीर की अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र के द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, आपको महाकश्यप के द्वारा, बस ये आपको जो है तो ये सॉरी एक मिनट बच्चा, यही जल्दबाजी है, ठीक ना। परीक्षा यही जल्दबाजी नहीं मांगता। राजगृह की इस जो है ये महाकश्यप के द्वारा, वैशाली का सर्वकामी के द्वारा, इस तरह दो आपको जो है 1 3 और 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। चुकला तो गैला बेटा, ठीक ना, ये याद कर लीजिए हमेशा से। अगर चुकला तो गैला, ये आपको महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही है। यही होता है परीक्षा में, हम लोग कभी कभी पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते और परीक्षा से आउट हो जाते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इतना अधिक कि आप पूछिए मत, ठीक। तो चलिए देखिए, आइए हम सब देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ, वैशाली में है, नालंदा में है, राजगृह में है या पटना में है, कहां पर है भाई। तो जहां ज्ञान की प्राप्ति होगी वहीं ज्यादा स्तूप रहेगा। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं कि यह आपको राजगृह में है। कहां पे, राजगृह में आपको जो है कि यह स्तूप राजगृह में है। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले पहले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। शून्यवाद, या इसे ही हम कहते हैं आपको जो है कि नागसेन है, नागार्जुन है, आनंद है या स्वघोष है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन को कहा जाता है। जबकि विज्ञानवाद भी पूछता है, विज्ञानवाद, तब आप बताइएगा मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ को विज्ञानवाद का प्रवर्तक कहते हैं, जबकि शून्यवाद का प्रवर्तक, ये दोनों आपको बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। किससे, महायान से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण बातें आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न को सही सुमिलित करिए। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण। तब आप बताइएगा कि आपको महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है। तो महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के आपको जो है घर त्यागने की घटना से संबंधित है महाभिनिष्क्रमण। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। तो इस तरह 1 2 3 4 इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को आप याद कर लो, गलतियां नहीं करना है आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप इतने बड़े परीक्षा को दे रहे होंगे तो गलतियां भी बिल्कुल नहीं करेंगे, न के बराबर आप सबसे गलतियां होंगी, ठीक ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलिए देखिए, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थे। आपको शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोलीय वंश से। तो माँ और पत्नी ये दोनों कोलीय वंश से ही रहती है। माँ प्लस पत्नी भी जो है ये महात्मा बुद्ध की पत्नी, ठीक ना, ये
पत्नी और माँ दोनों कोलिये वंशीय राजकुमारी रहती हैं। इनकी माता का नाम महामाया रहता है और इनका लालन पालन इनकी प्रजापति गौतमी जो कि मौसी माँ है इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए शानदार, एकदम जबरदस्त आप सबका सहयोग चल रहा है। ठीक ना। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तब बताइएगा कि चामुंड राय के द्वारा आपको श्रवण बेलगोला में यह स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादन आपको किया था किसने? महायान संप्रदाय ने, हीनयान संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायतन संप्रदाय के द्वारा? तब आप जवाब दीजिएगा कि यह आपको जैन धर्म के द्वारा अणुवाद के सिद्धांत को दिया जाता है। अणुवाद को ही स्यादवाद भी कहते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत या अणुवाद का सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक ना, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, ये ग्राम विकास अधिकारी, शानदार, मैंने पूरा अथक प्रयास किया इसे लिखने में, आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको समझ में भी आएगा कि सर ने क्या लिखा है। ठीक, तो एकदम शानदार तरीके से आप सब इसके लिए परिचित करिए और मेरी सफलता को, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। साथ साथ आप सभ्य ईश्वर करे कि आप सभ्य सफल हों। मेरी सफलता आप सबके सफलता में ही निहित है। ठीक, तो ये बातें हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनिया दोनों के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनारा है या देवी पाटन है? तब आप बताइएगा कि दोनों धर्मों से संबंधित आपको कौशाम्बी भी है प्लस मथुरा भी है। ये ऑप्शन में रहे तो मथुरा और कौशाम्बी ये दोनों जो हैं ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित प्रमुख स्थल माने जाते हैं ये दोनों। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में आपको अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव, ये अरिष्ट नेमि जो है 22वें तीर्थंकर है, 22वें तीर्थंकर, और ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थंकर है। इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण का समकालीन और रिश्तेदार कहकर भी संबोधित किया गया है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्न को सही से सुमिलित करिए। महावीर स्वामी ये आपको शेर से इनका पाला था, पार्श्वनाथ इनका पाला सांप से था, ऋषभदेव इनका पाला आपको जो था सांड से था, अजीतनाथ का पाला हाथी से था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन संख्या आपको जो है 3 इज योर राइट आंसर हुआ। 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट, निम्न को सही सुमिलित करिए। पहला और दूसरा, कैवलिन जो कौन कहलाए, जीन कौन कहलाए, महावीर कौन कहलाए और आपको निर्ग्रंथ कौन कहलाए? तब इस प्रश्न के जवाब में आप सब बताइएगा कि ये कौन कौन है। तब ये आपको जो है कैवलिन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति, कैवलिन से ही कैवल्य कहते हैं ना, कैवल्य से कैवलिन बना है, तो पूर्ण ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ वही कहलाया। जीन कौन कहलाया? तो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो जिसने इंद्रियों पर आपको विजय प्राप्त किया जीन कहलाया। और जो अद्भुत पराक्रम को धारण किया, अपरिमित पराक्रम जिसे किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो महावीर कहलाया। और हनुमान जी का नाम तो याद होगा ना, इन्हें भी किसी सीमा में नहीं बांधा जाता, इसीलिए महावीर हैं। और निर्ग्रंथ कौन है? तो जो बंधन रहित हैं ये निर्ग्रंथ कहलाए। तो इस तरह 1 2 3 4 ये बिल्कुल आपको सही जवाब हुआ। 1 2 3 4 ये आपको माना जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या आपको इनमें से कोई नहीं? तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय ये प्रथम जैन संगति के समय, प्रथम जैन संगति के समय इसका पहला विभाजन हुआ। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुआ करता था मगध का, और इसी के समय स्थूलभद्र और भद्रबाहु के द्वारा अलग अलग जो आपको श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र थे
और दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु, ये दोनों माने जाते हैं, ठीक ना। भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ठीक, स्थूलभद्र, ये आपको महत्वपूर्ण बातें हुई, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ये देखिए, नंदों का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख, ये जानकारी कहां से मिलती है? तो ये आपको अशोक का निगलौ सागर अभिलेख से, या खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से, गुम्फा अभिलेख, या हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ अभिलेख से, या बलश्री सातकर्णी के नासिक गुहा लेख से। तब बताइएगा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से आपको नंदों के द्वारा कि महापद्मनंद ने कलिंग से जीन सेन स्वामी की प्रतिमा को उठा ले गया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है और ये आपको खारवेल के द्वारा लिखा गया है। ये उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में आपको स्थित है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान के भेंट का आपको उल्लेख किया है? प्लिनी ने, जस्टिन ने, स्ट्रैबो ने, या आपको मेगास्थनीज के द्वारा? इनमें से किसके द्वारा आपको उल्लेख किया जाता है? तो जस्टिन के द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सेंड्रोकोट्स ने आपको जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि ये सिकंदर से मुलाकात, एक बार सिकंदर से भेंट हुई थी, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है, ठीक। ये बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित को आपको सुमिलित करिए। ये चाणक्य थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेट्स कहकर संबोधित किया गया है। तो आप देखेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, तब 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन संख्या आपको 3 इज योर राइट आंसर होगा। 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न को सुमिलित करने के लिए आया और एक मौर्य चूंकि अशोक के द्वारा मौर्य साम्राज्य को जो है कि सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 5 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरापथ जो था इसको हम लोग कहते थे तक्षशिला, इसकी राजधानी हुआ करती थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी हुआ करती थी और अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी थी। प्राच्य की राजधानी या पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और आपको जो है कि एकदम ये प्राची या मध्य इसको कहा गया है, ठीक ना। इसकी राजधानी मध्य थी और पूर्व की राजधानी आपको यानी कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। ये भी याद रख लीजिएगा, कलिंग सबसे पूर्वी प्रांत था, इसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके मन मस्तिष्क में बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति आपको अलेक्जेंडर जेम्स प्रिंसेप रहते हैं। जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, ठीक ना। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले पहले विद्वान जो हैं ये जेम्स आपको जो है प्रिंसेप हैं। और इन्होंने कब पढ़ा? तो 1837 ईस्वी में इनके ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अथवा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? तब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह पराजित होता है और 305 ईस्वी में आपको यह बीसी में यह पराजित किया जाता है। और इस पराजय का उल्लेख आपको जो है कि चाणक्य के द्वारा किया गया है, इस बात का उल्लेख। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। आपको जो है ये महत्वपूर्ण, ये एक तरफ से स्तूप है और दूसरे तरफ से पूछे गए प्रमुख प्रश्नों के जवाब हैं। ये आपको कुश कौशाम्बी से कौन सा, कुशीनगर से कौन सा, सारनाथ से कौन सा, श्रावस्ती से कौन सा, आपको जो है मिलान करने के लिए एक तरफ प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला दी गई है, ठीक ना। तो ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, करिए एक बार। ये थोड़ा सा कठिन है बच्चा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक। जल्दी से आप सब, गला सूख गया है, ठीक ना, गला सूख गया है। पानी भी देखते हैं खत्म हो गया क्या भाई। ये
तब कौशाम्बी से हम लोग क्या देखते हैं, शोषित राम मठ मिलता है। क्या मिलता है? घोषित राम मठ जो है ये कौशाम्बी से प्राप्त होता है, घोषित राम मठ। अब आपको कुशीनगर से जो है ये राणा भर स्तूप प्राप्त होता है। सारनाथ से आपको धम्मिक स्तूप प्राप्त होता है और श्रावस्ती से आपको सेहत महेत स्तूप प्राप्त होता है। ठीक ना, ये यहाँ से कूट शब्द हटा दीजिए, कूट नीचे है, यहाँ कूट होना चाहिए। ठीक ना, ये कूट है। तब आप पाले का दूसरे का आपको जो है तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तब अभिलेख संख्या 13 जो है ये अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है और इसी में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। उस समय आपको अनंत पद्मनाभम जो था कलिंग का राजा हुआ करता था, जिसे अशोक ने पराजित किया। यद्यपि आपको कलिंग के 13वें अभिलेख में राजा की जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि कौन सा राजा था। इसी अभिलेख से अशोक के द्वारा धम्म घोष की घोषणा की जाती है। ठीक ना, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष जो है किया जाता है। नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने की बातें कही गई हैं। ठीक ना, आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित को सूचियों को नीचे दिए गए मिलान करना है। सन्निधाता, समाहर्ता, पणया, अध्यक्ष या अंतर्विषिक। तब आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते समय ये जरूर से बताइएगा कि कौन सा मिलान करके जल्दी से बताइए। सन्निधाता कोषागार का प्रधान स्वामी सन्निधाता कहलाता था। ठीक ना, वेट करने भर समय नहीं है, आप सब जल्दी से बताइए। अब जो है समाहर्ता कौन था? तो कर संग्रह करने वाला स्वामी। इस तरह से 2 आपको जवाब मिल गए, दो मिले। ठीक ना, पणया अध्यक्ष कौन होता था? तो वाणिज्य विभाग का पणया अध्यक्ष होता था और रण निवास का स्वामी। इस तरह आप 3 देखोगे तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक ना, ये लेखपाल एकदम शानदार तरीके से नितिन सर ने इसे लिखा है और जरूर से आप इसे परचेज करिए और एकदम बेहतरीन बुक है आपकी। ठीक ना, आपकी सफलता में हमेशा गारंटी 100% की। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित डायनोसियस एवं हेराक्लीज निम्न में से कौन थे? तब ये डायनोसियस जो थे ये शिव थे, ये इन्हें शिव कहा गया है। ठीक ना, और हेराक्लीज जो है ये श्री कृष्ण कहा गया है, श्री कृष्ण को। और इन्हीं 2 देवताओं के मथुरा में पूजे जाने की जानकारी, मथुरा में, ठीक ना, मथुरा में पूजे जाने की जानकारी आपको शिव और वसुदेव कृष्ण के पूजे जाने की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, आपको सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा गया है। ये आपको गुप्त काल में व्यापारियों के काफिले को या मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण उसके द्वारा ली जाने वाली उपाधि देवा नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय कहकर जो संबोधित किया गया है, यही अशोक के सबसे बड़े जो है हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण देते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आस्था का प्रमाण देवा नाम प्रियदर्शी से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ऐसी जानकारी किसके द्वारा आपको दी जाती है? तब बताएगा कि यह जानकारी आपको जो है प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के साथ समस्त आपको भारत को रौंद डाला और अपने गर्दन से भारत में दास्ता की जुआ उतार फेंका। ऐसी बातें प्लूटार्क के द्वारा कही जाती है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का एक समिति द्वारा संचालित होती थी। इस समिति में कितने सदस्य होते थे? तो आपको जो है कि 5 जो है समितियां थी और 6 सदस्यों वाली 5 × 6 पंचे 30 सदस्यों के समिति जो थी वो पाटलिपुत्र के प्रशासन को संचालित करते थे।
नेक्स्ट, किस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख या फतेहपुर का रेह अभिलेख? तब बताइएगा धनदेव के अयोध्या अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने अमात्य एवं अमात्य ने कहिए अपने पुरोहित पतंजलि के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक ना, ये जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। धनदेव पुष्यमित्र शुंग का सेनापति हुआ करता था। ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट, भारत में भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? राजा सरतात के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, या हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख, या रानी नागनिका के नाना घाट गुफा अभिलेख, या चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली अभिलेख? तब बताएगा हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से आपको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, आपको निम्न को सही तरीके से सुमिलित करिए। अब एक तरफ से आपको सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक के द्वारा किया जाता है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, कणव वंश का वसुदेव कणव, पहलव वंश का मेगा या माउस के द्वारा आपको स्थापित किया जाता है। इस तरह पहले का दूसरे, दूसरे का आपको पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का आपको तीसरा, 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन संख्या आपको जो है कि 2 इज योर राइट आंसर। एक बार उत्साह के साथ सब लोग बने रहिए। कैसा भाई निरुत्साह आपके नजर आने लगा? तो फटाफट एकदम मेहनत, कितने देर से चिल्ला रहे हैं, इस पे तो कम से कम आप सबको शर्म आने ही चाहिए। ठीक ना, और एक बार शेयर और लाइक तो बनता ही है। शायद मेरे पढ़ाने का तरीका आप सबको पसंद नहीं है, मुझे लगता है, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर शायद बोलता हूँ, इसीलिए आप सब काफी देखते हैं कि डिसलाइक कर दीजिए। भाई डिसलाइक करिए जल्दी से, फटाफट लाइक नहीं करेंगे तो डिसलाइक करिए ना जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, मौर्यकालीन निम्न अभिलेखों को उसके शासक या राजवंश के साथ आपको जो है कि मिलान करने की बातें की गई हैं, कि अलग अलग जो है इनके विषय में मिलान करने की बातें की गई हैं। आइए हम लोग मिलान करते हैं। प्रत्येक को मिलान करने के जिम्मेदारी देखा जाता है। सेनकोट अभिलेख किसके द्वारा? तख्ते बही अभिलेख किसके द्वारा? पंजतर अभिलेख किसके द्वारा? जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख हम लोग मिलान करते हैं रुद्रदामन के साथ, यानी चौथे का पहला आंसर 3 में मिला। अब देखिए, अब तख्ते बही अभिलेख ये आपको जो है ये गोंडो फर्नीज के द्वारा तख्ते बही अभिलेख प्राप्त होता है। ये तब आप देखिए तीसरा, ये यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। अच्छा, अभी भी फंसाया बेटा। ये देखिए सेनकोट अभिलेख मिंडार का है, मिंडार आ जाओ सेनकोट, ये मिल गया आपको। तब पंजर अभिलेख कुषाणों का है। ये इस तरह से ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा, 4। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा, ये चित्रों के पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वह पतलून पहने हुए कनिष्क था, दूसरा कोई और नहीं। कनिष्क जो था ये आपको पहला शासक था जिसे पतलून पहने हुए दिखाई दिया गया है। ठीक ना, ये पतलून पहने हुए है, यही दिखाया गया है कनिष्क को। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है कि निम्न को सही सम्मिलित करिए। मिंडार, रुद्रदामन, गोंडो फर्नेज, कुजुल कटफिसस। तब आप बताइएगा ये कुषाण वंश का संस्थापक था, रुद्रदामन शक वंश से संबंधित था, मिंडार जो था ग्रीक था, और गोंडो फर्नेज पर्शियन था, पर्थियन था या पर्शियन था। तो इस तरह से आपको जो है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, 2 1 3 4 2 1 3 4 आपको ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक ना, ये 2 इज योर राइट आंसर। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस राजवंश के शासकों के द्वारा द्वैत शासन के प्रमाण मिलता है? शकों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा, गुप्तों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा? तब बताएगा कि कुषाणों के द्वारा आपको द्वैत राष्ट्र के सिद्धांत की जानकारी मिलती है, या द्वैत शासन की जानकारी हमें प्रमाण के रूप में मिलती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, ये आपको निम्नलिखित को सही सुमिलित करिए।
ये मथुरा अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, आपको जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख आपको किसके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा, बेसनगर हेलियोडोरस का है। मथुरा और सारनाथ अभिलेख जो है ये आपको यही फंसाया, मथुरा और सारनाथ अभिलेख जो है ये किसके द्वारा है, तब बताएगा कि मथुरा अभिलेख जो है ये हुविस के है, ठीक ना, हुविस द्वारा मथुरा और सारनाथ अभिलेख कनिष्क के द्वारा धम्मिक जो है स्तूप का निर्माण करवाया जाता है ना, ये अपने ये लगभग 81 ईस्वी में इसके द्वारा निर्माण कराया जाता है। तो इस तरह 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा, एक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कुषाण राजा कौन थे जिनके सिक्कों पर शिव, नंदी और ये सबका जानकारी, कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क या हुविस, तब बताएगा कि भीम कटफिसस के सिक्कों पर आपको जानकारी प्राप्त होती है। ये भीम कटफिसस जो थे ये पहले राजा थे जिनके सिक्कों पर इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। वही आपको कनिष्क के सिक्कों पर भी कुछ शिव और इनके, चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं है तब आप ये तीनों को कर लीजिएगा, 2 3 और 4 ये बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, ठीक ना। लेकिन कुजुल कटफिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी और ये सब बातें नहीं मिलती है। ये भीम कटफिसस पहला शासक था जिसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, इसी कारण विद्वान कहते हैं कि संभवतः कनिष्क वंश में आपको भीम कटफिसस जो थे ये शैव मत को मानने वाले थे। नेक्स्ट, ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहां से लिया गया है या किस समुद्री यात्रा का वर्णन किया गया है, तब इसमें आपको जवाब जो होगा ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, या अरब सागर से भूमध्य सागर तक, या अरब सागर से बैक्ट्रियन सागर तक, या लाल सागर से भारत तक। तब आप जवाब दीजिएगा कि अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इसका वर्णन किया गया है। कहां तक? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक वर्णन किया गया है। ये शानदार तरीके से मैंने बहुत अथक प्रयास करके आपको जो है सामान्य ज्ञान जो है जबरदस्त तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। इनमें से आप में से यदि जो कोई भी लिया हो वो एक बार पढ़कर जरूर देखिएगा कि क्या शानदार व्याख्या लिखे हैं या नहीं, एक बार, और संपर्क भी जरूर करने का प्रयास करिएगा कि सर बहुत अच्छा, एक बार शाबाशी तो दे ही दीजिएगा कम से कम, और किसी नई माध्यम से तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से तो नमस्कार और दे ही सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यवसायिक मार्ग उत्तरापथ किन 2 शहरों के बीच हुआ करता था? पुरुषपुर से मथुरा के बीच, या मथुरा से तक्षशिला के बीच, या आपको जो है कि उज्जैन से मथुरा के बीच, या आपको पुरुषपुर से तक्षशिला के बीच। तब आप जवाब दीजिएगा। बड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई। उज्जैन से मथुरा तो बाहर हो गया, पुरुषपुर से तक्षशिला वो भी बाहर हो गया। अब पुरुषपुर से मथुरा या मथुरा से तक्षशिला, तब बताइए कि मथुरा से तक्षशिला तक आपको जाती थी। कहां से? मथुरा से तक्षशिला तक आपको उत्तरापथ जो था ये माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार करिए और आपको सही उत्तर का चयन करिए। तोरमान हुनों का प्रथम शासक था। धन्य विष्णु ने एरन अभिलेख में तोरमान का जिक्र आता है। कुवलय माला नामक जैन ग्रंथ में तोरमान नामक शासक का उल्लेख मिलता है। तब आप इस प्रश्न में कहिएगा केवल 1, केवल 2 और 3, या 1 2 3, या इनमें से कोई नहीं। तब आपको तोरमान का उल्लेख प्रथम शासक के रूप में मिलता है। धन्य गुप्त के आपको जो है कि मालवा एरन अभिलेख में भी प्राप्त होता है, और इसे ही एरन अभिलेख से ही सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो इस तरह 1 2 और 3 ये बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। हुनों के भारत पर आक्रमण किया था। हुनों ने यानी भारत पर सर्वप्रथम किसके समय में आक्रमण किया था? तब चंद्रगुप्त के काल में, या कुमारगुप्त प्रथम के काल में, या स्कंद गुप्त के काल में, या बुद्ध गुप्त के काल में। तब हुनों के द्वारा कुमारगुप्त के शासनकाल में हुनों का पहला आक्रमण हुआ था, और स्कंद गुप्त कुमारगुप्त का जो पुत्र था यह हुनों पर विजय प्राप्त करने वाला
पहला व्यक्ति माना जाता है हुणों पर विजय प्राप्त करने वाला। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या कुमारगुप्त को? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी कारण इसे शकारी, शकों का शत्रु, अरि माने शत्रु होता है, ठीक ना, शक धन अरि, शक धन अरि, इसी से बना है शकारी, अ प्लस अ मिलके आ बन जाता है। ये दीर्घ संधि हुआ ना, दीर्घ संधि की बातें आ गई ना, तो ये शकारी हुआ, शकों का अरि माने शत्रु होता है। सबसे बड़ा शत्रु आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था, ये बातें आप सबको पता है। और इसी के द्वारा आपको विक्रमादित्य के उपाधि भी धारण किया जाता है। फायन ने निम्न में से किन शहरों को लगभग उजड़ी अवस्था में पाया था, ये जिक्र करता है। तब आप बताइएगा कौन कौन से? मथुरा, कपिलवस्तु, कुशीनारा और तक्षशिला। तब उस समय तक्षशिला अस्तित्व में था, लेकिन मथुरा, कपिलवस्तु और कुशीनारा ये आपको अस्तित्व विहीन हो चुके थे, इसलिए ऑप्शन 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सही जवाब है। निम्न गुप्त शासकों का कालक्रम के अनुसार जो है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच हुआ, उसके बाद चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। तो 4, 3, 2, 1 यानी आपको जो है कि 2 आंसर इज योर राइट आंसर माना जाएगा। दूसरा सवाल आपको बिल्कुल सही है। निम्न को सही तरीके से सुमेलित करिए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक ना। आपको जो है भीतरी अभिलेख ये किसके द्वारा? तो कुमार एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, यानी पहला और दूसरा 4 आ गया, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। बिलसड़ अभिलेख जो है ये आपको जो है कि कुमारगुप्त का, और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से है हुणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, और इसमें भानुगुप्त का मित्र गोपराज जो है हुणों से युद्ध करता हुआ पराजित होता है, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है, ठीक ना, यह जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न को सही तरीके से सुमेलित करिए। यहाँ पे आपको जो है एक तरफ आपको ये सब के सब कहाँ के प्रांतपति हैं पता है? सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति हैं, सौराष्ट्र प्रांत के, ठीक ना। और दूसरे तरफ भारत के राजा हैं, उन्हें मिलान करने की बातें कही गई है। मिलान, आइए मिलान करते हैं। तो एक तरफ से आइए देखते हैं हम सब मिलान करके। ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय में आपको कौन हुआ करता था? तो पुष्यगुप्त वैश्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अशोक के समय में यवन तुशास्क हुआ करता था। रुद्रदामन के समय सुविशाख दत्त, और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित हुआ करता था। इस तरह 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्न को सही तरीके से सुमेलित करने की बात की गई है। तो ये आपको राजा के द्वारा आपको एक तरह से राजस्व की बातें पर की गई हैं, और राजस्व से संबंधित बातें आपको राजा के द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर जो था ये आपको राजस्व को भाग कहा जाता था। द्रम जो था यह आपको मुद्रा जो थी इसे द्रम कहा जाता था। निर्वर्त भूभाग के माप की इकाई थी। बेस्ट जो थी ये बेकार की मजदूरी थी। इस तरह से 2, 3, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन संख्या आपको जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरे तरफ आपको अधिकारी हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए अधिकारियों का हम सब मिलान करते हैं। एक तरफ अधिकारी, दूसरे तरफ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। चलिए मिलान करके देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी आपको कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक और दरबारी दोनों था। चंद्रगुप्त द्वितीय का आपको वीरसेन हुआ करते थे। कुमारगुप्त के पृथ्वीसेन और चक्रपालित स्कंदगुप्त के चक्रपालित। तो इस तरह पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 बिल्कुल आपको सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, निम्न को सही सुमेलित कीजिए।
एक तरफ सही सम्मिलित करना है। ये देखिए आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टयम, धन्वंतरि के द्वारा नवीनतम, आपको ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांत का 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक ना, एक बार शेयर और लाइक। अंतिम आप युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं और देखिए, आइए हम सब देखते हैं कितना सही करते हैं। गुप्तकालीन मौर्य शिक्षा का महान केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो गुप्त काल में आपको मौर्यकालीन शिक्षा का महान केंद्र नालंदा हुआ करता था, जिसकी स्थापना 415 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा किया जाता था। ठीक ना, ये गुप्त काल में शिक्षा का महान केंद्र आपको नालंदा को माना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में हम सब देखते हैं कि निम्न में से किस गुप्त राजा को एक अन्य देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से, देवश्री के नाम से, देवश्री। ठीक ना, ये आपको ढेर सारे नामों से ये इन्हें ही जाना जाता है। ये इस तरह से आपने देखा, गणित शानदार तरीके से लिखा गया है और आप सब शानदार तरीके से किए हैं। चलिए अगले, तो इस तरह प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त है। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।